हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स भी हम इसे बोलते हैं। आज हम देखेंगे कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास क्या होती है और मेमोरी में इसका स्कोप क्या होता है और इसका लाइफ टाइम क्या होता है, और प्रोग्राम के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास क्या होती है। सिंपल सा अगर बात करें तो जैसे हमारा लोकल वेरिएबल वर्क करता है, सेम वैसे ही हमारी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास भी होती है। अगर हम देखें तो सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे हमारा लोकल वेरिएबल वर्क करता है, जो कि आप क्या करते हैं अपने प्रोग्राम में हमेशा यूज करते रहते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट है ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इन विच वी हैव टू यूज। यानी कि ऑटोमेटिक वेरिएबल्स हम तब डिक्लेयर करते हैं जब हमें क्या करना होता है, अपने प्रोग्राम में यूज करना होता है। और ये ऑटोमेटिक वेरिएबल्स कहाँ पर डिक्लेयर किए जाते हैं, इनसाइड अ फंक्शन इन विच वी हैव टू यूज। यानी ये एक फंक्शन के अंदर क्या किए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं। जो भी वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं वो भी ऑटो कीवर्ड की हेल्प से, तो वहां पर क्या बन जाता है, ऑटोमेटिक वेरिएबल बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, when the function is called automatic variables are created। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब क्या होता है, जो हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है वो क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। एंड डिस्ट्रॉयड when function is excited। जब भी हम क्या करते हैं, जब फंक्शन जैसे ही हमारा क्या होता है, क्रिएट होता है, जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं तुरंत क्या होता है, हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम फंक्शन से बाहर आते हैं, यानी कि फंक्शन कॉल करके हट जाते हैं, वैसे ही हमारा जो ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी उसका मेमोरी से जो स्कोप होता है वो फिनिश हो जाता है। ये स्टैक मेमोरी को क्या करता है, फॉलो करता है। स्टैक यानी कि जैसे हम बुक्स को एक के ऊपर क्या करते हैं, रखते हैं, सेम वैसे ही हमारी स्टैक मेमोरी वर्क करती है। इसको मेमोरी के चैप्टर में कवर करेंगे कि मेमोरी में कैसे वर्क होता है। जैसे ही हम मेन फंक्शन से क्या करते हैं, अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, वैसे ही एक स्टैक मेमोरी क्या होती है, क्रिएट हो जाती है। और वहां पर क्या होता है, ये फंक्शन कॉल होता है, लेकिन जैसे ही वो वैल्यू को रिटर्न करता है वैसे ही जो मेमोरी क्रिएट की गई रहती है, स्टैक मेमोरी जो होती है वो क्या हो जाती है, इरेज हो जाती है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाती है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड द फंक्शन in which it is declared। it means we can say that it is private member। यानी ऑटोमेटिक वेरिएबल्स कहाँ आप नहीं यूज कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर नहीं यूज कर सकते हैं। जहां पर आपने जिस फंक्शन के अंदर आपने उसको क्रिएट किया है, सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। अगर आप उसको बाहर एक्सेस करना चाहते हैं तब आपको एरर मिलेगा, क्योंकि जो ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है ये एक प्राइवेट मेंबर के जैसे वर्क करता है। यानी कि जो भी चीजें आपने प्राइवेट कर रखी है वो जैसे वर्क नहीं होता है। आगे हम पढ़ रहे होंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट में प्राइवेट मेंबर्स क्या होते हैं, तो सेम वैसे ही प्राइवेट मेंबर के जैसे वर्क करता है कि आपने जहां जिस फंक्शन के अंदर, जिस ब्लॉक के अंदर आपने इसको डिक्लेयर कर रखा है, सेम वहीं पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। उस ब्लॉक के बाहर, उस फंक्शन के बाहर आप ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को यानी ऑटोमेटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर आल्सो नोन एज लोकल वेरिएबल। जो हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है इसको हम क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल भी कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है ऑटो कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर ऑटोमेटिक टाइप वेरिएबल्स। अगर आपको क्या करना है, ऑटो वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ऑटोमेटिक टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तब आपको किसका यूज करना होगा, ऑटो कीवर्ड का यूज करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सबसे पहले अब हम देखेंगे कि मेमोरी में इसका स्कोप क्या होता है, या फिर आप कह सकते हैं फीचर्स ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। यानी जो हम ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास पढ़ते हैं, बनाते हैं, उसका फीचर्स क्या होता है हमारे प्रोग्राम में, यानी कि मेमोरी में। सबसे पहला क्या होता है, स्टोरेज हम देखते हैं। स्टोरेज जो होता है इसका मेमोरी में होता है। मेमोरी में जो स्टोर होता है डेटा वो स्टैक के रूप में, यानी कि स्टैक मेमोरी को ये फॉलो करता है। यानी कि एक के ऊपर एक जैसे हम बुक्स को रखते हैं, सेम वैसे ही क्या होता है, ये स्टैक मेमोरी को फॉलो करता है। और जो हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होता है इसकी मेमोरी कहाँ पर बनती है, रैम में बनती है, रैम में होती है। सेकेंड हमारा पॉइंट क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियल वैल्यू। यानी जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू या फिर इनिशियल वैल्यू होती है वो क्या होती है, गार्बेज वैल्यू होती है। गार्बेज वैल्यू कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है।
बट वो क्या नहीं होगा, पॉइंटिंग वैल्यू नहीं होगी। गार्बेज वैल्यू सिंपल सा क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स वो हो सकते हैं। जैसे हमारा एड्रेस प्रिंट होता है किसी भी वेरिएबल का, सेम वैसे ही हमारी गार्बेज वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होती है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं लाइफ टाइम क्या होता है, यानी ऑटोमेटिक जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसका लाइफ क्या होगा, यानी कब तक वो रह सकता है। तो एंड ऑफ ब्लॉक, यानी जहां तक उस ब्लॉक का एंडिंग होता है, जैसे ही हम उस ब्लॉक को एंड करते हैं वैसे ही उसका स्कोप क्या होता है, वैसे ही उसका लाइफ क्या होता है, फिनिश हो जाता है। यानी कि जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल करने के बाद जैसे ही क्या होती है, वैल्यू रिटर्न होती है, उसके बाद क्या होता है, जो हमारा ऑटो वेरिएबल होता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये इसका लाइफ टाइम होता है, यानी कि जब तक वो ब्लॉक एक्टिव रहेगा तभी तक हमारा वो वेरिएबल एक्टिव रहेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्कोप। स्कोप क्या होता है, विद इन ब्लॉक। विद इन ब्लॉक का मतलब है कि सेम उसी ब्लॉक तक ही इसका स्कोप रहता है, जिस फंक्शन के अंदर आपने इसको क्रिएट करके रखा है उसके बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये इसका क्या होता है, स्कोप होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे ऑटोमेटिक वेरिएबल्स की, क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि मेमोरी में किस प्रकार से वर्क करता है। अब हम आपको बताते हैं प्रोग्राम करके कि ये किस प्रकार से वर्क करता है, ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स बताते हैं। सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले कमेंट डालते हैं यहाँ पर और सिंटैक्स देखते हैं। जो हमारा ऑटो वेरिएबल होता है इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसके सिंटैक्स के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं इसका सिंटैक्स। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऑटो कीवर्ड को लिखना होता है। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, डेटा टाइप लिखना होता है। डेटा टाइप हमारा क्या होगा, उसके बाद क्या लिखना होगा आपको, वेरिएबल नेम लिखना होगा। वेरिएबल नेम क्या होगा, ये सारी चीजें लिखनी होगी। अब क्या करना है हमें, अगर इस वेरिएबल में आप कोई भी वैल्यू को डिक्लेयर करना चाहते हैं तब आप इसके इक्वल करके क्या करेंगे, उस वैल्यू को डाल देंगे, यानी कि वैल्यू डाल देंगे। और ये वैल्यू क्या होती है, ऑप्शनल होती है। ऑप्शनल होती है, आप इसको इसके डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं और रन टाइम में वैल्यू को इनपुट ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमें प्रोग्राम करके देखना है कि किस प्रकार से इसका लाइफ टाइम हम चेक करते हैं, किस प्रकार से वर्क करता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होता है, हैज इंक्लूड। उसके बाद हमें क्या करना होगा, स्ट्रीम डॉट एच को सपोर्ट नहीं करता है, स्ट्रीम लिखेंगे। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std हेडर फाइल को डिक्लेयर करेंगे। फिर मेन फंक्शन के अंदर आएंगे, इंट मेन फंक्शन के अंदर। उसके बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक ऑटो वेरिएबल बनाते हैं। ऑटो वेरिएबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना था, ऑटो कीवर्ड को लिखना है, उसके बाद डेटा टाइप लिखना है, उसके बाद वेरिएबल नेम। अगर आप वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो इनिशियलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑटो कीवर्ड को लिखा। उसके बाद मैं एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को लेना चाहती हूँ, इंट। उसके बाद एक वेरिएबल नेम मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। यहाँ पर जो वेरिएबल नेम लिया मैंने, मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया एक्स। एक्स नेम का वेरिएबल नेम लिया, इसके इक्वल मैंने जो वैल्यू इनिशियलाइज कर दी वो 6 कर दी। अब सेकेंड मुझे क्या प्रोसेस करना है, एक और ब्लॉक हम बनाते हैं यहाँ पर। इस ब्लॉक के अंदर हम एक और वेरिएबल, ऑटो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ऑटो इंट वाई इक्वल मैंने यहाँ पर वैल्यू डिक्लेयर कर दी 8। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर एक्सेस नहीं करेंगे, इसी के अंदर एक ब्लॉक और बनाते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसमें भी हम क्या कर देते हैं, एक ऑटो वेरिएबल को क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पर जेड नेम का इक्वल इसकी वैल्यू मैंने कर दी यहाँ पे 10। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको हम इसी के अंदर ही प्रिंट करेंगे, क्योंकि जो इसका स्कोप है, अब आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने जेड वाले को मुझे यहीं पर प्रिंट कर देना है। सी आउट किया हमने। उसके बाद क्या करना है हमें, अब हम यहीं पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जेड वाली वैल्यू को हमें यहीं पर प्रिंट कर लेना होगा। यहीं पर हम प्रिंट करते हैं जेड। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एक नेक्स्ट लाइन को इंड एल की हेल्प से प्रिंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जो हमारा स्कोप है, जहां पर आपको रेड हाईलाइट हो रहा है, जो ऑटो इंट जेड नेम का हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, ऑटो जेड वेरिएबल को ऑटोमेटिक, ये इसका स्कोप कहां तक है, सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक, इसी ब्लॉक के अंदर ही है। इसके बाहर अगर आप जेड वाले वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको एरर मिलेगा, ये एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसको हम बाद में देखेंगे किस प्रकार से एरर देता है। फर्स्ट अब हमें क्या करना है, जो हमारा इंट वाई वेरिएबल है, यानी इंट वाई वाला ऑटो वेरिएबल है, इसका स्कोप इस ब्लॉक के अंदर है। ये सेकेंड वाला जो हमारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर यहाँ तक है।
इसको हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, काउट, उसके बाद इसको हम प्रिंट कर ले रहे हैं y को, उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ से इंडेल कर देंगे। अब थर्ड हमारा क्या है, जो हमारा मेन फंक्शन है, इसमें हमने किसको बना रखा है, इंट x वाले वेरिएबल को। अब इसको हम कहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, इसको हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं काउट की हेल्प से, उसके बाद x, उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ से इंड l कर दिया। अब क्या करना है हमें, यहाँ से हम रिटर्न 0 कर देते हैं। रिटर्न 0 करके अब हम कंट्रोल S करके सेव करेंगे और F11 से प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हमें जो वैल्यू प्रिंट में मिली है वो क्या मिली है, यहाँ पर सबसे पहले हमें 10 मिली है, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पर Z की वैल्यू को प्रिंट किया है। सेकेंड टाइम हमने किसको प्रिंट किया है, Y की वैल्यू को, तो 8 प्रिंट में मिला है। थर्ड टाइम हमने किसको प्रिंट किया है, X की वैल्यू को, तो यहाँ पर 6 प्रिंट में मिला है। अब देखेंगे इसका जो स्कोप होता है विद इन ब्लॉक तक ही होता है। अगर मैं इस वाले को यहाँ से क्या करती हूँ, कॉपी करती हूँ, कंट्रोल C मैंने कर लिया, उसके बाद इसको हम कहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं, सेकंड वाले ब्लॉक के अंदर, कंट्रोल V, यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं Z वाले को दूसरे ब्लॉक के अंदर। इसका ब्लॉक सिंपल सा यहीं तक है। इस ब्लॉक के बाहर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं Z वाले ऑटो स्टोरेज क्लास को। तो देखते हैं क्या हमें मैसेज मिलता है, Z was not declared in this scope, क्योंकि जो हमारा Z था इसका स्कोप यानी एक ऑटो वेरिएबल है, इसका स्कोप सिर्फ इसी वेरिएबल के अंदर यानी कि इसी ब्लॉक के अंदर तक ही था। ये वाला जो ब्लॉक है इसी ब्लॉक के अंदर तक ही था। इसके बाहर अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो आपको क्या देगा, एरर देगा। लेकिन अगर आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पर y को एक्सेस करना चाहते हो, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, y कर दिया, y तो एक्सेस हो ही जाएगा। मुझे यहाँ पर किसको एक्सेस करना है, अगर मैं x को इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस करना चाहूँ, कंट्रोल F किया, F11 से रन किया, तो क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। क्यों एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि जो y है इसका स्कोप कहाँ तक है, इस ब्लॉक से लेकर के जो स्टार्टिंग ब्लॉक है इस ब्लॉक से लेकर के यहाँ तक लगभग पूरे प्रोग्राम में इसका स्कोप हो रहा है। इसलिए इसके अंदर आप कितने भी फंक्शन क्रिएट करते हो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ से अगर आप Z को एक्सेस करना चाहते हो तो नहीं एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, अगर हम किसको एक्सेस करना चाहते हैं, अगर इस y वाले वेरिएबल को अगर हम यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस y वाले वेरिएबल को इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस करना है। कंट्रोल F किया, F11 से रन किए, तो यहाँ पर y वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, क्योंकि जो y है इसका स्कोप कहाँ पर है, सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर है। हम इस ब्लॉक के बाहर इसको एक्सेस कर रहे हैं तो हमें क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, क्योंकि जो वेरिएबल था इसको जो मेमोरी मिली थी वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यानी कि फिनिश हो गई है। कि इसके बाहर अगर जैसे हमारा फंक्शन कॉल हुआ वैसे ही फंक्शन के बाहर अगर हम इसको कॉल करते हैं तो इसकी जो वेरिएबल होता है इसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मेमोरी को यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, कंप्यूटर को ये नहीं पता होता है कंपाइलर को कि क्या हो रहा है, यानी कि ये वेरिएबल तो यहाँ कहीं पर डिक्लेयर ही नहीं किया गया है जो आप यूज करना चाहते हैं। तो ये होता है हमारा ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। जो हमारा स्कोप था यहाँ पर हमने देखा तो जो लाइफ टाइम था एंड ऑफ ब्लॉक तक ही था जो हमने आपको बताया, और स्कोप क्या था, विद इन ब्लॉक, ब्लॉक के बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं और इसका लाइफ फिनिश हो जाता है क्योंकि ब्लॉक के बाहर जैसे हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।